गुड मॉर्निंग गाइज। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में आज का हमारा टॉपिक है भैंस की नस्लें। इस टॉपिक को हम चित्र सहित संक्षिप्त व्याख्या में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम भैंसों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। देखिए, इस टॉपिक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, जिनमें से जो हमारा पहला पार्ट है वो है हमारा वन लाइनर फैक्ट्स, और वो होंगे हमारे सिर्फ भैंसों के लिए। जैसे कि भैंसों में गर्मी के लक्षण कब प्रकट होते हैं, भैंसों की पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है, भैंसों का घर किस देश को कहा जाता है, कौन से ब्यात काल में भैंसों में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है या बढ़ता है या फिर घटता है, भैंसों की औसत आयु कितनी होती है, और एक दिन में भैंस कितना गोबर उत्पन्न करती है, या एक भैंस को पीने के लिए कितना पानी चाहिए एक दिन में। इस प्रकार के जो भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे पहले पार्ट में। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा चित्र सहित व्याख्या। पर्टिकुलर जो भी हमारी आरबीएससी की बुक में जो भैंसें दे रखी हैं उनकी हम चित्र सहित संक्षिप्त व्याख्या करेंगे कि उसकी त्वचा का रंग कैसा है, उसके सींग किस आकार में मुड़े हुए हैं, हल्की है या फिर भारी है, उसमें दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक है या फिर वसा की मात्रा अधिक है। इस प्रकार उनको पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा पार्ट आएगा, उसमें हम जो हमारे डाउट हैं, जैसे कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस भैंस के द्वारा किया जाता है, दुग्ध काल किस भैंस का सर्वाधिक लंबा है, वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, सबसे हल्की कौन सी है, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, सबसे बोनी नस्ल कौन सी है, सबसे शांत स्वभाव वाली कौन सी है, लड़ाकू नस्ल कौन सी है। ये सभी के सभी जो कंफ्यूजन वाले यानी कि डाउट वाले जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे तीसरे पार्ट में। ये वीडियो हमारा कोई ज्यादा लंबा नहीं है। इसके अलावा भैंसों से संबंधित जो हमारे फैक्ट्स बचते हैं, जैसे कि भैंसों की श्वसन दर, नाड़ी गति, इनकी प्रसव क्रिया यानी कि बच्चे देने की क्रिया या फिर मैथुन की क्रिया, उनको हम पढ़ेंगे अन्य पशुओं के साथ रिलेट करके, क्योंकि वो तभी लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे कि गाय में प्रसव क्रिया ये है, भैंस में ये है, भेड़ की ये है, मुर्गी की ये है, तो इनको इस प्रकार से हमें एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ भैंसों से संबंधित फैक्ट्स की ही बात करेंगे। कभी आप ये सोचो कि भाई भैंसों में गुणसूत्र तो बताए नहीं, इन सभी गुणसूत्र को, नाड़ी दर को, श्वसन दर को, प्रसव क्रिया को हम अलग से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैंस की नस्लें। तो देखिए, भैंसों की नस्लें कौन कौन सी हैं, इनके नाम हमें याद रखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले है इसकी ट्रिक। तो देखिए, इसकी ट्रिक है वो है भजना में सूरमा। तो देखिए, सूरमा बोला जाता है किसी पहलवान को, किसी ताकतवर इंसान को, और जो इंसान भैंस का दूध पीता है वो बनता है ताकतवर यानी कि सूरमा। आपको ये याद रखना है, भजना में सूरमा। अब देखिए, भैंसे हो जाएगा भदावरी, जैसे होगा जाफराबादी, ना से होगा नागपुरी और नीली रावी। इसके अलावा मे से होगा मेहसाना, सुर से होगा सूरती, मां से होगा मुर्रा। अब इसके बाद में सिर्फ भैंसों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स देखिए। भैंसों के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वेलोइंग। वहां ऑप्शंस में हमें स्विमिंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन वेलोइंग हमें राइट करना है। इसके अलावा देखिए, भैंस में गर्मी के लक्षण प्रकट होना, जो हीट है, ताव है, उसके लक्षण कब प्रकट होते हैं भैंस में? तो होते हैं रात में। और देखिए, जो साइलेंट हीट होती है, जो छुपी हुई गर्मी होती है, वो होती है हमारी भैंस में। मैं यहां पर लिख देता हूं, भैंस में होती है छुपी हुई गर्मी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि साइलेंट हीट किस पशु की विशेषता है, तो होती है भैंस की। इसके बाद फिर देखिए, भैंसों का घर किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है भारत को, क्योंकि देखिए, जो विश्व की 100% भैंसें हैं उनमें से 95% भैंसें हमारे एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। और उसके अलावा देखिए, जो विश्व की सभी भैंसें हैं यानी कि 100%, उनमें से 56% सिर्फ हमारे भारत देश में है। तो विश्व की 56% भैंसें हमारे भारत देश में है, तो जिसके कारण भैंसों का घर कहा जाता है हमारे भारत देश को। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी राजस्थान में भैंसे नहीं पाए जाने का कारण है। देखिए, जो जैसलमेर हो गया यानी कि हमारा पश्चिमी राजस्थान हो गया, वहां पर भैंसे नहीं पाई जाती हैं। उसका क्या कारण है? उच्च तापमान। और हमें पता है, क्योंकि भैंसों का जो आमतौर पर जो कलर होता है ब्लैक यानी कि काला, और वो उष्मा को और भी अधिक अवशोषित करता है, तो जिसके कारण भैंसों के शरीर में टेम्परेचर और भी अधिक हो जाता है, तो वो अपना वहां पर जीवन निर्वाह नहीं कर पाती हैं उच्च तापमान के कारण। तो ये कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में भैंसे नहीं पाई जाती हैं। वहां पर गाय, भेड़, बकरी ये पाए जाते हैं, लेकिन भैंस नहीं। आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है घुमाकर
कि जैसलमेर जिले में भैंस नहीं पाए जाने का कारण है। इसके अलावा देखिए वैज्ञानिकों ने भैंस को संज्ञा दी, क्या संज्ञा दी यानी कि क्या कहा भैंस के बारे में, तो देखिए वो कहा ब्लैक डायमंड, यानी कि ब्लैक डायमंड जो नाम है वो किसका है, तो है भैंस का। ब्लैक का मतलब होता है काला, डायमंड यानी हीरा, जो काला हीरा है ब्लैक डायमंड है वो भैंस को कहा जाता है, यानी कि भैंस का ये उपनाम है। चलिए चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। भैंसों को प्रतिदिन पीने के लिए कितना पानी चाहिए, तो कितना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा 30 से 35 लीटर। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं। इनमें से यदि आपको ऐसे भी दे सकता है कि जैसे 32 लीटर, तो आपको ये ऑप्शंस देखकर आंसर करना है। अमूमन जो आमतौर पर लिखा हुआ है लगभग वो है हमारा 30 से 35 लीटर। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक भैंसे वो कहां पर हैं, हमारे भारत देश में, तो वो है हमारे पहले नंबर पर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद है हमारे सेकंड नंबर पर राजस्थान में, यानी कि भैंसों के मामले में जो हमारा राजस्थान का स्थान है वो है दूसरा। और हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसे हैं वो किस जिले में है, तो वो है हमारी जयपुर जिले में। देखिए ये जो 20वीं पशु गणना रिपोर्ट थी ये 2019 में आई थी, तो उस वक्त हमारे राजस्थान में 33 ही जिले थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है और उसी के अनुसार हमें आंसर देने हैं। कहीं आप ये कर दो कि दुद्दू में है या फिर कोटपुतली बहरोड में है, तो वहां पर ये ऑप्शन हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन हमें करना है जयपुर क्योंकि रिपोर्ट पहले आई हुई है। उसके बाद में देखिए भैंस द्वारा एक दिन में उत्पन्न गोबर, एक दिन में कितना गोबर उत्पन्न करती है भैंस, तो करती है 30 से 35 किलो। अब ये ऑप्शंस में आपके पास 30 किलो भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर 30 से 35 किलो। इसके बाद देखिए भैंसों में दुग्ध उत्पादन, तो देखिए भैंसों में जो दुग्ध उत्पादन होता है वो पहले ब्यात से लेकर तीसरे ब्यात तक बढ़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्यात तक भैंसों में दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, तो आएगा पहले से तीसरा ब्यात। उसके बाद तीसरे से चौथे ब्यात में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है भैंसों में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीसरे से चौथे ब्यात में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, और इसी समय स्तर भी रहता है। कई बुक में ये 3 से 4 ने होकर 3 से 5 लिखा हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है, 3 से 4 या फिर 3 से 5, दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शंस में नहीं आएंगे। इसके बाद देखिए 5वें ब्यात के बाद दुग्ध उत्पादन में कमी आती है और फिर धीरे धीरे दुग्ध उत्पादन में कमी होने लग जाती है। अब देखिए भैंसों की औसत आयु, तो औसत आयु यानी कि भैंसों की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है 20 से 23 वर्ष होती है भैंसों की उम्र। यही सेम होती है गाय की भी, मैं आपको बता देता हूं गाय भैंसों की लगभग उम्र है वो सेम ही होती है, लेकिन ये भैंसों के लिए भी है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम हमारी भैंस की नस्लें। तो जो हमारी पहली भैंस की नस्ल है वो है हमारी नीली रावी। तो देखिए नीली रावी, इसका सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति स्थान। तो देखिए उत्पत्ति स्थान देखिए पंजाब के अमृतसर की रावी घाटी व सतलज नदियों की घाटियों से इसका उत्पत्ति स्थान है। देखिए इसका नाम है नीली रावी। तो जो सतलज नदी का जो पानी है उसका जो कलर है वो है नीला, तो इस नीले रंग का पानी होने के कारण यहाँ यानी कि ये उसके पास पाई जाती है, तो जिसके कारण इसका जो नाम हो गया वो हो गया नीली रावी। रावी भी घाटी है वहां पर और सतलज नदी का पानी भी नीला है, तो नीली रावी इसका नाम हो गया। अब देखिए ये पाई जाती है पंजाब में, तो जो हमारे राजस्थान में ये सर्वाधिक जिन जिलों में पाई जाएगी तो वो हमारे जो पंजाब की तरफ होंगे, यानी कि हमारे राजस्थान के जो उत्तरतम जिले हैं उनमें ये पाई जाएगी, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़। और यदि अब के अकॉर्डिंग यानी कि 50 जिलों के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा एक जिला और हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनूपगढ़। तो इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है नीली रावी। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, पंचकल्याणी या फिर पंचभद्रा किस भैंस को कहते हैं। तो ये देखिए इस भैंस के अन्य नाम है, उपनाम है, पंचकल्याणी, पंचभद्रा व पंजाबी भैंस इसके उपनाम है। इसके बाद देखिए सैनिक डेयरी फार्मों पर इसी नस्ल के पशु रखते हैं। जो सैनिक डेयरी फार्मों पर जो भैंस है वो काम आती है वो कौन सी है, नीली रावी। इसके बाद देखिए इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 8 से 10%। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी शारीरिक विशेषता जिनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए टांगों का निचला भाग
तथा पूंछ जमीन को छूती हुई, पतली लंबी, जिसका अंतिम छोर गुच्छेदार व सफेद रंग का होना। देखिए मैं बताता हूं, ये इसके पैर हो गए, तो ये देखिए आपको सफेद नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा इस इमेज में तो सिर्फ पीछे के पैर ही जो नीचे से सफेद हैं, अन्यथा कई जो नीली रावी भैंस हैं उनमें आगे के पैर भी सफेद होते हैं, यानी कि सफेद धब्बे होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि इसकी पूंछ है वो जमीन को छूती हुई, गुच्छेदार और जिसके अंतिम सिरा सफेद होता है। तो ये देखिए यहां तक तो ये काली है और उसके बाद में फिर ये देखिए सफेद गुच्छेदार है। तो ये इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भैंस की पतली पूंछ जिसका अंतिम सिरा गुच्छेदार और अंतिम भाग सफेद रंग का होता है, तो कौन सी है? तो हो जाएगी हमारी नीली रावी। इसके अलावा देखिए इसका मुंह भी कई बार सफेद होता है, आगे से आपको ये दिख भी रहा होगा। इस तरफ तो ये जीभ है, लेकिन इस तरफ आपको दिख रहा होगा ये सफेद धब्बा है। इसके अलावा देखिए यहाँ भी ये सफेद धब्बा है जो इसके सिर के ऊपर है, यानी कि इसके सिर पर सफेद टीका होना। अब देखिए इसका रंग है काला और इसमें ये सफेद लग रहा है इसके माथे के ऊपर, तो दूर से देखने पर ये एक रूप से टीके के समान लगता है। तो ये इसकी मुख्य शारीरिक विशेषता हो गई दो, इसकी पूंछ नीचे से गुच्छेदार और सफेद होना और इसके सिर पर टीका होना, ये इसकी मुख्य शारीरिक विशेषता है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नस्ल पर, वो है हमारी नंबर 2 मुर्रा भैंस। देखिए इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ की ये मूल नस्ल है। तो देखिए इनसे सटे हुए जो राजस्थान के जिले हैं उनमें ये सर्वाधिक पाई जाएगी। तो देखिए जो हरियाणा है, दिल्ली हो गया, यूपी और जो हमारा पंजाब है, इनसे लगे हुए जो जिले हैं राजस्थान के वो देखिए अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली, गंगानगर, इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद फिर देखिए दुग्ध उत्पादन 1800 से लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है, जो कि सर्वाधिक है। आपसे एक क्वेश्चन में पूछे कि भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस नस्ल का होता है, तो होता है मुर्रा नस्ल की भैंस का, सबसे अधिक है ये 1800 से लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात। और जो वसा होती है इसमें 7%। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, 7% और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। इसके बाद देखिए इसकी शारीरिक विशेषता। तो सबसे पहले इसका रंग देखते हैं। तो इसका जो रंग होता है वो होता है काला स्याह, यानी कि बिल्कुल काला होता है, जेड ब्लैक, बिल्कुल काला, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। उसके बाद फिर देखिए त्वचा इसकी चमकीली और मुलायम होती है। इसका सर छोटा तथा सींग छोटे एवं जलेबी के घेरे जैसे घुंडीदार मुड़े हुए आकर्षक होते हैं। तो देखिए इसका चेहरा ये छोटा है और इसके सींग भी छोटे हैं, लेकिन जलेबी का जो घेरा होता है उसकी तरह ये मुड़े हुए इस तरह हैं, ये जो कि आकर्षक लगते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भैंस की सबसे सुंदरतम नस्ल है। ये नीचे मैंने पॉइंट लिख भी रखा है, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल। अब देखिए इसका रंग काला है, सबसे सुंदर नस्ल है, तो जिसके कारण इसके जो अन्य नाम होंगे, जो इसके उपनाम होंगे वो देखिए। तो देखिए दिल्ली में पाए जाने के कारण दिल्ली भैंस कहा जाता है इसे। दूसरा उपनाम है इसका खुंडी, काली, इसका काला रंग है तो जिसके कारण काली, ब्लैक ब्यूटी क्योंकि इसकी त्वचा मुलायम है और इसका जो चेहरा है वो आकर्षक है तो जिसके कारण ब्लैक ब्यूटी। व डेयरी भैंस, इसके आगे भैंस नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेयरी भैंस, क्योंकि इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक है, जिसके कारण ये डेयरी भैंस के नाम से जानी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये आमतौर पर एक लॉजिक की बात है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे उपयोगी जो भैंस की नस्ल है वो है हमारी मुर्रा भैंस। तो क्वेश्चन इस प्रकार ही घूमते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि डेयरी भैंस है ये, तो व्यापार की दृष्टि से इसका मतलब ये उत्तम नस्ल की भैंस है। चलिए अब चलते हैं तीसरी नस्ल पर, यानी कि भदावरी भैंस। ये है हमारी तीसरी नस्ल। देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति स्थान। तो इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का आगरा और इटावा जिले का भदावर क्षेत्र। ये भदावर क्षेत्र है, इसी के कारण इसका जो नाम है वो है भदावरी भैंस। देखिए इसके अलावा जो चंबल नदी है और जो हमारी यमुना रिवर है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वहां भी ये पाई जाती है, लेकिन जो इसका मूल क्षेत्र है वो है भदावर क्षेत्र। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में ये सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि आगरा और इटावा, तो इनके पास जो राजस्थान के जिले हैं उनमें ये
पाई जाएगी। तो वो है हमारे देखिए भरतपुर, डीग और फिर धौलपुर, इन जिलों में ये पाई जाती है भदावरी भैंस। इसके बाद देखिए फिर दुग्ध उत्पादन, तो जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो है 900 से लेकर 1200 किलोग्राम। इसके बाद देखिए वसा, वो है 12 से लेकर 14%, यानी कि सर्वाधिक है। भैंस के दूध में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो भैंस है हमारी भदावरी, और लगभग लिखा आता है 13%, जो कि मैंने इसको इस प्रकार लिखा है 12 से 14%। इसके बाद देखिए इसके दूध में सर्वाधिक फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो उपनाम है, अन्य नाम है, वो हो गया घी का कटोरा। क्योंकि जिस भैंस के दूध में जितनी अधिक फैट होगी उसके दूध में उतना ही अधिक घी निकलेगा, तो घी का कटोरा कहा जाता है, वो कहा जाता है भदावरी भैंस को। इसके बाद देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, तो मुख्य विशेषता है इसकी, वो देखिए तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग, यानी कि कह सकते हैं कि जो तांबे जैसा जो रंग होता है वो किस भैंस का होता है, तो होता है भदावरी का, या फिर कह सकते हैं जो बादामी रंग है वो है भदावरी भैंस का। देखिए इसका रंग काला नहीं होता है, थोड़ा बादामी होता है, तो जिसके कारण ये धूप है जो उष्मा है उसको कम अवशोषित करती है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक गर्मी सहन करने की जो क्षमता पाई जाती है वो इस भदावरी नस्ल की भैंस में ही पाई जाती है। इसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता है। इसके अलावा देखिए शरीर त्रिभुजाकार, आगे से पतला व पीछे से चौड़ा, यानी कि आगे से पतली है और पीछे से चौड़ी, यानी कि इस प्रकार जो त्रिभुज बनती है उसके आकार में इसकी आकृति है, त्रिभुजाकार। इसके बाद देखिए आयन छोटा, जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। आपको देखिए ये आयन है, यहाँ पर बिल्कुल छोटा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल छोटा आयन होता है जिसके ऊपर दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। ये इसकी मुख्य शारीरिक विशेषता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट नस्ल पर, यानी कि जिसका क्रमांक है 4th, जाफराबादी। तो देखिए इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात का गिर जंगल, काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र। ये जाफराबाद क्षेत्र के कारण ही इसको कहा जाता है जाफराबादी। इसके अलावा देखिए राजस्थान में ये कहां पर मिलेगी, तो मिलेगी सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और जालोर। क्योंकि ये भैंस है मूल रूप से गुजराती नस्ल है, और जो गुजरात के निकट जो हमारे राजस्थान के जिले हैं वो दक्षिणतम जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहीं पर ये मिलती है। इसके बाद देखिए इसकी उपनाम या विशेषताएं, तो देखिए इसका पहले उपनाम देखते हैं, वो है मिनी एलिफेंट। और मिनी एलिफेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैंसों में ये सबसे भारी नस्ल है, यानी कि इसका शरीर एक विशाल है, हाथी की तरह लगता है, तो जिसके कारण इसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है। इसके आगे मैंने लिख भी दिया है सबसे भारी नस्ल मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है जाफराबादी। इसको इसके नाम को बोलने पर ऐसा लग रहा है जाफराबादी एक बहुत ही बड़ा नाम लग रहा है, तो इसको आप इस प्रकार भी याद कर लेना, मिनी एलिफेंट जाफराबादी। उसके बाद देखिए कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन, जो कम ब्यात काल में सबसे अधिक दूध देती है वो यही भैंस देती है। यानी कि मैं कहूँ कि जैसे दूसरे ब्यात काल में दूध है वो अन्य भैंसों की तुलना में इस भैंस का दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद फिर देखिए शारीरिक विशेषता, तो देखिए सिर माथा भारी व ऊपर उठा हुआ, क्योंकि ये हमने बताया कि हाथी की तरह लगती है, तो इसका जो ये सिर है, माथा है, ये बिल्कुल भारी होता है, ऊपर उठा हुआ। इसके सींग सबसे चौड़े सींग होते हैं, देखिए आप इनकी जो ये इस प्रकार चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई है, तो सबसे चौड़े वे नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी कि पहले इस प्रकार आते हैं और फिर इस प्रकार मुड़ जाते हैं। देखिए जाफराबादी को इस प्रकार लिखा जाता है JAF से, इसकी स्पेलिंग जो स्टार्ट है, तो सबसे पहले J है, तो इसके जो सींग है वो भी इस प्रकार से मुड़ते हैं, सरों में नीचे आते हैं और फिर इस प्रकार मुड़ जाते हैं। तो इसकी जो सींगों की विशेषता है वो इसके नाम के अकॉर्डिंग है, जाफराबादी जैसे इसके सींग भी इसी प्रकार मुड़ जाते हैं। उसके अलावा देखिए आयन व गलकंबल पूर्ण विकसित होता है। देखिए आयन यानी कि ये जहां पर दुग्ध भरा हुआ होता है, स्टोर होता है, उसे कहा जाता है आयन। और इसके अलावा जो गलकंबल होता है, जो गले से लटकता हुआ दोनों पैरों के बीच में आता है, ये थूथन गलकंबल, ये इसका विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है ये, तो ये भी इसकी एक शारीरिक विशेषता है। अब देखिए ये सबसे भारी नस्ल है, मिनी एलिफेंट इसको कहा जाता है। तो जो इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य के लिए सबसे ये उपयोगी नस्ल है जाफराबादी।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, जो कि है 5वीं नस्ल, और उसका नाम है सूरती भैंस। देखिए इस सूरती भैंस का उत्पत्ति स्थान देखते हैं सबसे पहले, तो वो है हमारा गुजरात का आणंद, बड़ौदा व नाडियाड क्षेत्र। इसके अलावा देखिए यानी कि ये गुजरात की है, तो ये भी हमारे राजस्थान के दक्षिण में ही पाई जाएगी, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर, इन जिलों में। अब देखिए जो इसकी विशेषता है, उपनाम है, यह किस काम के लिए उपयोगी है, तो वो देखिए कम चारे की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पालने के लिए यह नस्ल उपयुक्त है। जहां पर चारा कम है वहां पर इस नस्ल को पालना सबसे उपयुक्त होता है। जैसे मैं बात करूं कि शहर में चारा है वो कम होता है, तो शहर के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी नस्ल है। इसके अलावा देखिए इसको कम चारे की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके शरीर में भी कम ताकत है, तो ये जो काम आती है वो काम आती है हल्के कार्यों के लिए। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, सूरती भैंस हल्के कामों के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी कि इसके द्वारा सिर्फ हल्के काम किए जाते हैं। ये भैंस सबसे हल्की नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हल्के काम किए जाते हैं। हल्की भैंस दूसरी है, जिसकी आगे हम वन लाइनर फैक्ट में बात करेंगे। हल्के कामों के लिए ये अच्छी मानी जाती है। और देखिए हल्के काम के लिए अच्छी मानी जाती है, कम चारे की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसे पाला जा सकता है, यानी कि इसका जो उपनाम हो गया वो गया सिटी बफेलो, यानी कि शहरी क्षेत्रों में इसको अधिक देखने को मिलती है ये भैंस। इसके अलावा देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, तो देखिए इसके सींग दरातीकार या हास्याकार, या हम कह सकते हैं कि सिकल टाइप के होते हैं। देखिए आप इनकी सींग की संरचना इस प्रकार है, ये तो ये एक दराती की आकार होता है, हास्याकार होता है, या फिर सिकल टाइप। तो ये इसके सींगों की जो शारीरिक विशेषता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 2 बार रिपीट हुआ है राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक जो पेपर हैं उनमें, कि किस भैंस के सींग हास्याकार या दरातीनुमा होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो होता है सूरती, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद पेट नाव के आकार का होता है। नाव के आकार का मतलब ये आगे पीछे से पतला और बीच में से चौड़ा होता है। ये इसकी थोड़ी हम कम मान सकते हैं, लगभग 80%, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम में, तो आपको ये तो याद ही रखना है। इसके अलावा इसके ये सभी काम की, ये सिटी बफेलो, कम चारे की उपलब्धता और हल्के कार्यों के लिए ये अच्छी मानी जाती है। ये फैक्ट भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इनको आपको 100% याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, 6th पर, जो कि है मेहसाना। अब देखिए मेहसाना का जो उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात का मेहसाना, बनासकांठा और साबरकांठा क्षेत्र। तो देखिए ये भी गुजराती नस्ल की भैंस है, तो राजस्थान में ये भी दक्षिण में पाई जाएगी, यानी कि जो दक्षिणतम जिले हैं जालोर, सांचौर, इन जिलों में ये पाई जाती है। देखिए यह नस्ल मुर्रा नर और सूरती मादा के संकरण से विकसित नस्ल है। जो मेहसाना है ये है एक तो मुर्रा, और मुर्रा के आगे आपको याद रखना है कि नर है मुर्रा, मुर्रा मादा नहीं है, मुर्रा नर है। इसके अलावा जो सूरती है वो है हमारी मादा। इन दोनों के संकरण से इस भैंस को विकसित किया गया है। तो इसकी जो शारीरिक विशेषताएं होंगी वो इन दोनों भैंसों के आधार पर ही होंगी। उसके बाद देखिए यह सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल है, ये एक इसका फैक्ट है। सबसे शांत स्वभाव वाली जो नस्ल है वो है मेहसाना। इसके बाद देखिए दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा, जो दुग्ध काल होता है वो सबसे लंबा होता है। मुर्रा का हमने बताया था कि दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है, लेकिन इसका है दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा, और उसमें जो दिन है वो है 325 दिन। अब इसके बाद देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, तो देखिए ये मुर्रा नर और सूरती मादा के संकरण से विकसित है। तो देखिए मुर्रा की तरह इसके सींग घुमावदार और सूरती की तरह हास्याकार होते हैं, यानी कि दोनों की तरह ही होते हैं। मुर्रा की तरह तो ऐसे मुड़े हुए हैं, और सूरती की तरह हास्या के आकार भी ये हैं। अब इसके बाद देखिए रंग काला या ग्रे ब्राउन, जैसे हमने बताया था कि जो मुर्रा भैंस का जो रंग है वो है जेड ब्लैक, उसी प्रकार इसका जो रंग है वो भी है काला ग्रे ब्राउन। लंबी गर्दन और सुंदर होती है। हमने बताया था जो सबसे सुंदरतम नस्ल है भैंस की वो भी मुर्रा ही है, तो ये भी सुंदर नस्ल है। सबसे सुंदर नहीं, लेकिन सुंदर नस्ल है। इसके अलावा इसकी पूंछ के बाल लंबे व काले होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखिए जो हमारी पिछली नस्ल थी
नीली रावी, उसमें जो उसकी पूंछ थी उसका जो निचला भाग था वो गुच्छेदार और सफेद था, लेकिन इस भैंस का जो ये भाग है निचला पूंछ का ये काला है और जिसके ऊपर लंबे काले बाल हैं। तो ये आपको ये दोनों विशेषता रखनी है, नीली रावी की और ये मेहसाना की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो गई जो हमारी आरबीएससी की बुक में दे रखी थी चित्र सहित जिन भैंस की नस्लों की व्याख्या कर रखी थी उनको हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे वन लाइनर फैक्ट्स। अब देखिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो है मुर्रा नस्ल की भैंस का, और वो हमने बताया था 1800 से लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात। इसके बाद देखिए सर्वाधिक दुग्ध काल, ये हमने अभी बताया मेहसाना का, और दिन बताए 325 दिन। उसके बाद सर्वाधिक फैट वसा वो हमने बताई भदावरी में 12 से 14%। अब देखिए भैंसों की एक नस्ल और है टोडा, उसका नाम है, जिसको हमने मतलब चित्र सहित इसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन इससे सिर्फ 2 ही फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं सिर्फ, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा, यानी कि जिस भैंस का दूध सर्वाधिक मीठा होता है वो होता है टोडा नस्ल की भैंस का, यानी कि इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मीठा दूध होता है इस भैंस का। इसके बाद सबसे लड़ाकू नस्ल, तो ये देखिए ये भी टोडा ही है, सबसे लड़ाकू नस्ल भी टोडा। इसके बाद हमने ये नस्ल तो पढ़ी थी सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल, तो वो है हमारी मेहसाना। इसके बाद सबसे हल्की नस्ल नागपुरी है, सबसे भारी नस्ल जाफराबादी है, ये हमने देख लिया सबसे भारी नस्ल, जबकि सबसे हल्की नस्ल भी हमें याद रखनी है वो है नागपुरी। ये सिर्फ इनसे एक वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसलिए इसको हमने चित्र सहित हमने इनको नहीं पढ़ा। इसके बाद सबसे बोनी नस्ल, तो देखिए बोनी का मतलब होता है छोटी, जो आकार में छोटी हो, जिसकी हाइट नहीं हो। वैसे तो वो भारी है वेट में तो वजन में, लेकिन सबसे छोटी है बोनी है उसकी हाइट, तो वो है जैरागी। आपको अंतर समझना है सबसे हल्की में और छोटी में। छोटी का मतलब उसकी हाइट छोटी है और हल्की का मतलब उसका वेट कम है। तो देखिए छोटी हो जाएगी हमारी जैरागी और हल्की है हमारी नागपुरी। उसके बाद देखिए सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता हमने बताई थी भदावरी, जिसका तांबे का रंग है, जिसके कारण वो सबसे अधिक गर्मी सहन करती है। और गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है और बार बार प्यास लगने वाली जो नस्ल है वो है मुर्रा, क्योंकि रंग इसका कैसा होता है बिल्कुल जेड ब्लैक काला, तो जिसके कारण इसे गर्मी सबसे अधिक लगती है तो प्यास भी सबसे अधिक लगेगी। तो गाइज यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है भैंस की नस्लें। कैसा लगा आपको ये टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।